क्या आपको लगता है कि आप जब किसी चीज़ को पहचानते हो या नई नई चीज़ें को जानना शुरू करते हो तो वो ऑटोमेटिकली ना आपके दिमाग में कैटेगरी में चली जाती है। सोचो, जैसे कि आपने एक कुर्सी देखी, तो अगर मैंने उसकी कोई कैटेगरी पूछी तो आप कहेंगे कि अच्छा, तो आपका तुरंत आपका दिमाग जो है ना वो कहेगा कि ये एक फर्नीचर है। ठीक है, तो ये हुआ क्या, ये क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है और आज हम उसी प्रोसेस को थोड़ा और डिटेलिंग में और अच्छे से समझने वाले हैं। तो वेलकम फ्रेंड्स अगेन, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लासिफिकेशन की आज की नेक्स्ट क्लास में। और आज जो हम समझने वाले हैं वो है प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। इससे पहले हम क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं, स्कोप क्या होते हैं, मीनिंग क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके वो पुरानी वीडियोस भी जरूर देखिएगा, जिससे कि आपकी क्लासिफिकेशन की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेटर हो सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड टू लर्न अबाउट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन होती है ना, उसका मतलब होता है कोरिलेशन बनाना। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का एक मतलब होता है जो होता है कोरिलेशन बनाना। ये जो होता है ना, ये एक सिस्टमैटिक और पर्पसफुल वे होता है थिंकिंग का। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो होता है वो एक पर्पसफुल और सिस्टमैटिकली वे होता है थिंकिंग का, जो हमें हेल्प करता है चीज़ों को क्लियरली समझने और उनको याद रखने में। राइट, इतना समझ आ गया? आपको कोई भी चीज़ है उसको क्लियरली समझना है या उसको याद करना है, तो उसमें हमारी एक सिस्टमैटिक और पर्पसफुल वे ऑफ थिंकिंग दे देगा क्लासिफिकेशन। जैसे कि मान लो आपने एक गन देखी, ठीक है, तो आपको पता है कि ये फायर आर्म है, यानी एक हथियार है। आपने चेयर देखी तो आपको पता है कि ये फर्नीचर है। आपने कार देखी तो आपको पता है ये व्हीकल है। तो इस तरह से जब आप कोई चीज़ों को देखते हैं और आपसे पूछा जाए कि किस कैटेगरी में है, तो आपके दिमाग से एक आंसर निकलता है। ठीक है, आप उनको पहचानते हो। क्यों पहचान इतना ईजी हो जाता है चीज़ें? क्योंकि क्लासिफिकेशन हो रहा होता है। ये सब जो चीज़ें आप करते हो ना, ये क्लासिफिकेशन की वजह से ही हो पाती हैं। ठीक है, हर एक चीज़ जो हमने अभी डिस्कस की वो क्लासिफिकेशन का ही एक रिजल्ट है। अब वो एक फिलोसोफर हुए, इंग्लिश फिलोसोफर थे J.S. मिल्स। तो J.S. मिल्स जो थे ना, उन्होंने कहा कि जो क्लासिफिकेशन होती है वो हमें हेल्प करता है क्लियरली कोई जो चीज़ है उसको कंसीव करने में, और जो हमारी मेमोरी होती है ना उसमें उस चीज़ को रिटेन करने में। रिटेन यानी कि स्टोर करने में, कि आपको कभी भी काम जो उसको चीज़ की ज़रूरत हो तो आपको तुरंत मिल जाए। तो क्लासिफिकेशन इस चीज़ में हमारी बहुत हेल्प करता है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ बिकॉज कई बार यूजीसी नेट में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये जो चीज़ है ये किस पर्सन ने बोली थी। तो ये J.S. मिल्स हैं जो इंग्लिश फिलोसोफर रहे। तो इन्होंने बताया कि जो क्लासिफिकेशन होती है वो क्या करती है, हमारी हेल्प करती है किस चीज़ में, क्लियरली किसी चीज़ को कंसीव करने में और चीज़ों को रिटेन करने में। ठीक है, क्लियरली किसी चीज़ को कंसीव करने में और जो हमारी मेमोरी होती है ना उसमें उस चीज़ को रिटेन करने में। अब देखो, किसी ने बहुत सही बात कही है। ठीक है, किसी ने बहुत सही बात कही है, और वो क्या कही है कि जो इम्पेरिकल साइंस होती है ना उसका मतलब होता है सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। आपके जो एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के, उसको सिस्टमैटिकली जब आप क्लासिफिकेशन करते हो ना, उसको इम्पेरिकल साइंस कहते हैं। अब यहाँ से मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ। जो इम्पेरिकल होता है ना, इम्पेरिकल का मतलब होता है आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, अब ये क्यों बताया मैंने, यूजीसी नेट में हमारा एक यूनिट होती है 9th यूनिट रिसर्च मैथडोलॉजी, उसमें इम्पेरिकल रिसर्च भी होती है। तो इम्पेरिकल रिसर्च, जब भी आपको इम्पेरिकल रिसर्च या इम्पेरिकल से रिलेटेड कुछ मिले तो आप याद रखना उसमें हम एक्सपीरियंसेस की बातें करेंगे या करते हैं। तो इससे आपको क्या होगा, आपको ऑप्शन की रिसर्च मैथडोलॉजी में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको पॉइंट याद रखना है। तो किसी ने बहुत सही कहा है। अब रंगानाथन जी की बात हम करते हैं। जो रंगानाथन जी हैं उन्होंने अपनी बुक प्रो लिगोमेनेटो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में एक बहुत अच्छी बात कही है। ठीक है, अब यहाँ से मैं अगर आपको एक समझाऊं पहले वाली बात से, तो पहले वाली बात से हम समझ चुके हैं कि जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं तो हम और कुछ नहीं कर रहे, अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो मैं क्लासिफिकेशन सीख रही हूँ तो मतलब मैं अपने दिमाग को ट्रेन कर रही हूँ। इट्स दैट सिंपल। अब जो रंगानाथन जी हैं, रंगानाथन जी ने अपनी बुक प्रो लिगोमेनेटो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में एक बहुत अच्छी बात कही है, और वो बात है जो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है यहाँ पे, मतलब रंगानाथन जी ने कही है, ये वो स्टेटमेंट है जो काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। और उन एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि बताओ ये वाली जो बात है ये किन्होंने कहा था, ये स्टेटमेंट किसकी। तो ये बात है शार्पनेस इन थिंकिंग
clarity in expression and exactness in communication depends ultimately on classification. आपकी जो क्लासिफिकेशन अगर अच्छी है और आपको बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन आती है तो जो आपकी थिंकिंग होगी ना उसमें शार्पनेस आ जाएगी, आपके जो एक्सप्रेशंस होंगे उसमें क्लैरिटी आ जाएगी और जो आपकी कम्युनिकेशन है ना उसमें एग्जैक्टनेस आ जाएगी। ये सब आपके किस पे डिपेंड करते हैं? क्लासिफिकेशन पर डिपेंड करते हैं। आप किसी भी ऐसे इंसान को ले लो जिसको आप एडमायर करते हो, जो रियली टैलेंटेड एंड एक अच्छी स्टेज पर है, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया और भी विराट कोहली हो गया और भी आप किसी ले सकते हैं। तो आप कभी उन पर ध्यान दोगे ना, उनकी जो थिंकिंग है बहुत शार्पनेस होती है उसमें। आप जब मीडिया क्वेश्चंस करती हैं तो उनको बहुत क्लियरिटी होती है उनके एक्सप्रेशंस में, अच्छा उनको ये ही बोलना है, इतना ही बोलना है, ऐसे ही बोलना है। कम्युनिकेशन में एग्जैक्टनेस होती है। क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने अपने पूरे माइंड को ट्रेन किया होता है क्लासिफिकेशन। ये बात याद रखिएगा, ये बात किन्होंने कही, ये बात जो है ये बात कही थी रंगानाथन जी ने, कि जो क्लासिफिकेशन है ना वो उस आपकी जो शार्पनेस है थिंकिंग में, आपकी जो एक्सप्रेशन है, क्लैरिटी है एक्सप्रेशंस में और एग्जैक्टनेस है कम्युनिकेशन में, ये सब आपकी क्लासिफिकेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो जब हम ग्रुप बनाते हैं, किसी भी कोई भी ग्रुप हम अगर बना रहे हैं तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं? तो जब भी हम कोई ग्रुप बनाते हैं तो हम किसी मेंबर को कहीं और से लेते हैं या फिर और एक ग्रुप में डाल देते हैं। अब हम उसमें क्या कर रहे होते हैं? एक कैरेक्टरिस्टिक हमने उसका चूज़ किया होता है और उसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर हमने ये सब किया होता है। अब वो जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना वो क्या होता है? वो कोई एट्रीब्यूट हो सकता है उस चीज़ का, कोई क्वालिटी हो सकती है उस चीज़ की, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है ऑफ एन एंटिटी जो उस चीज़ से रिलेट करे, और बाकी जो ग्रुप है ना उनमें भी वो चीज़ हो, तो सब रिलेटिंग होंगे। तो उससे क्या होगा? जो जिस चीज़ से वो रिलेटेड होगा वो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर हमने एक मेंबर को लिया वो उस ग्रुप में ऐड हो जाता है, और जिससे वो अलग होता है वो उससे सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने पीपल लिए, ठीक है, लोग मतलब कि अब मैंने पीपल कैटेगरी, ग्रुप ऑफ पीपल को मैंने डिवाइड कर दिया मेल एंड फीमेल में। तो यहाँ पर मेरा बेसिस क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। किस पे? कैरेक्टरिस्टिक पे मैंने अलग किया, जेंडर कैरेक्टरिस्टिक पर। ऐसे ही अगर मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को मैंने मतलब कि ग्रुप बना दिए कि ये अंडर ग्रेजुएट है, ये ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है और ये रिसर्च डिग्री के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर मेरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एजुकेशन, लेवल ऑफ एजुकेशन के बेसिस पर मैंने उनको सेपरेट किया है। ऐसे ही हमारे पास बुक्स होती हैं, ठीक है, लाइब्रेरी में हमारे पास बुक्स होती है ना, तो उन बुक्स को हम सब्जेक्ट के बेसिस पर सब्जेक्ट वाइज लगाते हैं ना। आप लाइब्रेरी जाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज आपको सब चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सब्जेक्ट का कंटेंट। ठीक है, तो जितनी बार आप राइट कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करते हो उतनी ही फाइन और उतनी ही डीप आपकी क्लासिफिकेशन आपको मिलती चली जाती है। ये जो पूरा होता है ना ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, पूरा क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट जो है वो हम समझने वाले हैं। नेक्स्ट जो है वो है जीनस एंड स्पीसीज रिलेशन। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। थोड़ा फिलोसफिकल आपको लग सकता है, लेकिन आपको समझने के बाद अच्छा लगेगा और आपको समझने के बाद ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ें हमें समझ आ गई। तो एक क्लास ले लीजिए या फिर एक ग्रुप हम मान के चलते हैं। तो जो एक क्लास या एक जो ग्रुप है ना, लॉजिकली हम उसको जीनस कहते हैं। ठीक है, जो एक क्लास या एक ग्रुप है उसको हम लॉजिकली क्या बोलते हैं? जीनस बोलते हैं। अब उसके किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक पे हम उसको ग्रुपिंग करते हैं, राइट, जो हम समझ चुके हैं। तो जब जिस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर हमने उसको ग्रुपिंग किया है वो क्या हुआ? वो डिफरेंस हुआ ना, जो जिसके बेसिस पर हम ये सब कर रहे होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे डिफरेंस हो गए। अब जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, जो डिफरेंस हम बता रहे हैं, जो हमने कहा ना कि एक ग्रुप है, ग्रुप में हमने डिफरेंस यानी उसको डिवाइड करने के लिए एक डिफरेंस ऐड कर दिया, अब वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो जीनस यानी कोई ग्रुप और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक, उन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो मुझे स्पीसीज मिलता है। तो मुझे क्या मिलेगा? स्पीसीज मिलता है। देखो जैसे एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास टेबल है, मैंने उसका कैरेक्टरिस्टिक बोला कि मटेरियल के बेसिस पर इन सभी टेबल्स को ग्रुपिंग कर दो। तो अब आप क्या करोगे कि अच्छा ये ग्लास टेबल है, ये वुडन है, ये प्लास्टिक है, ये मेटल है, ऐसे ही तो करोगे। तो जो ये ग्लास टेबल, वुडन टेबल, प्लास्टिक टेबल, मेटल टेबल, ये सब मिली ना, ये स्पीसीज हो गई। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? मटेरियल, यानी जो डिफरेंस हम बात कर रहे हैं यूनिवर्स ऑफ टेबल में, वो कैरेक्टरिस्टिक क्या, वो डिफरेंस हो गया हमारा मटेरियल के बेसिस पर। यानी पहले हम एक बड़ी सी कैटेगरी चूज करते हैं और फिर उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर छोटे छोटे ग्रुप बना देते हैं। तो वो बड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक जीनस हो गई और जो छोटे छोटे ग्रुप बने वो हमारे क्या हो गए? वो हो गए हमारे स्पीसीज। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब एंशिएंट फिलोसोफर की बात करते हैं। अब एंशिएंट फिलोसोफर्स जो थे ना, वो एक मेथड यूज करते थे।
और उस मेथड को बोलते थे डाइकोटोमस मेथड। डाइकोटोमस मेथड का मतलब यूनिवर्स ऑफ नॉलेज होती है ना जो, उसको दो ग्रुप में बांट देना एवरी स्टेप, ठीक है। तो दो ग्रुप में जब आप बांटते हो तो वो डाइकोटोमस मेथड होता है। तो जो डाइकोटोमस मेथड होता है ना, अब इससे एक चीज़ तो ये हो गई कि क्वेश्चंस बनते हैं यूजीसी में भी, नेट में भी कई बार पूछ लिया जाता है, और कई सारे डिफरेंट एग्जाम्स में अगर आप प्रीवियस ईयर्स देखेंगे तो उसमें भी कि डाइकोटोमस का मतलब क्या होता है, पहले क्वेश्चन तो ये हो सकता है। तो डाइकोटोमस का मतलब होता है कि यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को टू ग्रुप्स में डिवाइड कर देना एवरी स्टेप। अब दिया किसने था, तो ये एक फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर थे, प्रोपियरी। तो प्रोपियरी जो थे हमारे फिलोसोफर, इन्होंने इस मेथड का यूज़ किया था। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जैसे एक यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है उसको इस मेथड के थ्रू दो रिजल्ट में बांट दिया। अब वो जब दो ग्रुप में बटे तो नेक्स्ट स्टेप में भी एक उनमें से एक को उन्होंने दो ग्रुप में बांट दिया, नेक्स्ट स्टेप में भी उन्होंने बांट दिया। तो ऐसे ग्रुपिंग सब ग्रुपिंग बनती गई और इसी को हम बोलते हैं ट्री ऑफ प्रोपियरी। दिस मेथड हाउएवर इज आर्टिफिशियल लग रहा है, क्योंकि हर एक जो फिनोमिना है हमारा यूनिवर्स का, आप उसको डाइकोटोमस यानी दो हिस्सों में नहीं बांट सकते। हर बार यूनिवर्स ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है, राइट। हर बार ब्लैक एंड वाइट तो नहीं होती है ना, कभी कभी कुछ शेड्स होती हैं, राइट। कुछ शेड्स कैसी होती हैं, ग्रे शेड्स में भी आती हैं। तो बहुत सारी शेड्स होती हैं यूनिवर्स की, हम हर एक जो चीज़ है उसको ब्लैक एंड वाइट में नहीं बांट सकते। लेकिन जो आज की मॉडर्न मेथड्स की अगर हम बात करें तो आज मॉडर्न मेथड्स में हम जीनस स्पीसीज या फिर होल पार्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो एंशियंट टाइम में हम डाइकोटोमस का यूज़ करते थे और मॉडर्न मेथड्स में हम जीनस स्पीसीज या फिर होल पार्ट मेथड का यूज़ करते हैं। अब थोड़ा समझें अगर क्या होता है ये डाइकोटोमस। तो डाइकोटोमस का मतलब देखो, यहाँ पर हो गया ये यूनिवर्स ऑफ एंटिटीज थी हमारे पास, इनको हमने दो पार्ट में बांट दिया, ठीक है। तो दो पार्ट में आ गया कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। फिर मैंने कहा नहीं, कंक्रीट को भी मैं दो हिस्सों में बांट सकती हूँ, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। आपने कहा ठीक है। अब ऑर्गेनिक को भी मैंने कहा नहीं, दो में और बढ़ जाएंगे, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। लिविंग को भी दो में कर सकती हूँ मैं, प्लांट और एनिमल। अब जो एनिमल होते हैं ना, मैंने कहा वो भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ मैं, एक होता है वर्टिब्रेट्स और एक होता है इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट में भी ह्यूमन और एनिमल्स आ सकते हैं। तो आपने कहा ये भी बात सही है। अब ह्यूमंस में मैंने कहा कि देखो मेल और फीमेल भी तो हो सकते हैं। अब मेल में भी चिल्ड्रन हो सकते हैं या एडल्ट हो सकते हैं, और जो एडल्ट है उसमें भी यंग एडल्ट अलग होते हैं, ओल्ड एडल्ट अलग होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हुआ, पूरा का पूरा हमारा क्या हुआ, डाइकोटोमस। यानी हर स्टेज पे हमने क्या कर रहे हैं, दो ही तो पार्ट में बांट रहे हैं, ठीक है। हर एक केसेस में हमने क्या किया, हर एक केसेस में हमने दो ही पार्ट में उसको डिवाइड किया, ठीक है। इन द सेम मैनर अगर मैं जो मेथड हमने बताया कि जीनस स्पीसीज मेथड जो मॉडर्न मेथड है, इसमें हम दो में नहीं बांटते हैं, दो से ज़्यादा में बांट सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया लिटरेचर। अब जो लिटरेचर है हमारे पास, जो हमारे पास लिटरेचर है उसको मैं लैंग्वेज के बेसिस पे अगर बांटूँ तो हमारे पास अलग अलग लैंग्वेज आ सकती है, ठीक है। मैंने कहा नहीं, फॉर्म के बेसिस पे बांट दो, तो फॉर्म के बेसिस पे भी अलग अलग मेथड, अलग अलग सब ग्रुप बन सकते हैं मेरे। स्पीसीज के बेसिस पर वो भी अलग अलग ग्रुप्स बन सकते हैं मेरे। ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने दो ही ग्रुप में बांट सकती हूँ मैं, पीरियड के बेसिस पर भी मैं अलग अलग दो ग्रुप बना सकती हूँ बहुत ईजिली। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हम जो जीनस एंड स्पीसीज है ना उसमें ब्रॉडर से नैरो क्लासेस में जाते हैं, और क्लासिफिकेशन के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम यूज़ करते हैं कि हम इस कैरेक्टरिस्टिक, देखो डाइकोटोमस में हमने किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर डिवाइड नहीं किया था, लेकिन जो मॉडर्न मेथड्स हैं हम किसी न किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर ही डिवाइड करते हैं। जैसे लैंग्वेज हो गई, हिंदी इंग्लिश फ्रेंच अलग अलग, फॉर्म हो गई, फॉर्म में पोएम हो गई, नॉवल हो गई, ड्रामा हो गया, स्पीसीज मान लिया हमने कि फिक्शनल है, नॉन फिक्शनल है, पीरियड अगर माने तो एंशियंट है, मेडिवियल है या मॉडर्न है, जैसे अलग अलग हो सकते हैं। अब ये सब जो ये होते हैं ना, ये सब रेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करके हम डीप और लॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ब्रॉडर से नैरो क्लासेस में हम जाते हैं, और इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प जब हम क्लास रेलिवेंट कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करते हैं तो हम एक लॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, किसी भी चीज़ को आपको क्लासीफाई करने के लिए हमें उसके जो वो एक चीज़ है उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे किसी चीज़ को कैरेक्टरिस्टिक मतलब मुझे किसी चीज़ को क्लासीफाई करना है, तो उसको क्लासीफाई करने के लिए मुझे उस चीज़ के बारे में नॉलेज भी तो होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो मुझे पता ही ना हो कि गिटार एक स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक गिटार है और गिटार जो है वो स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो मैं उसको क्लासीफाई कैसे करूँगी, नहीं कर पाऊंगी ना, और करूँगी भी तो गलत करूँगी, सही बात है। तो इसी तरह से जैसे क्रिकेट एक गेम है, अगर मुझे नहीं पता होगा उसके बारे में तो मैं उसको कैसे लिखूंगी कि वो आउटडोर गेम है या इंडोर गेम है, तो वो गलत हो सकता है कभी कभी। तो ये हमारा क्या हो जाता है, कई बार हम अलग वे में कर देते हैं।
तो हमें नहीं पता होगा कि क्रिकेट को हमें आउटडोर गेम में लेना है या इंडोर गेम में। इन द सेम मैनर देखो, आपने कभी ध्यान दिया होगा जब भी आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हो, किसी जॉब के लिए, तो आप अगर मेडिकल लाइब्रेरी है तो वो रिक्वायरमेंट होती है उनकी कि आपके पास बीएससी होनी चाहिए या फिर आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए, यानी साइंस बैकग्राउंड से आप अगर हो तो आपको प्रेफरेंस मिलती है। सेम मैनर अगर आप लॉ लाइब्रेरी के लिए अप्लाई करते हो तो आपके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आपको लॉ की नॉलेज हो। तो लॉ की नॉलेज कब होगी? जब आपके पास लॉ डिग्री होगी, आपने लॉ पढ़ा होगा, राइट। तो इस वजह से क्या होता है ना कि चीज हर बार जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो उस जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो प्रेफरेंसेस उनको दी जाती है जिसको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज हो, जिस सब्जेक्ट की अगर वो कोई स्पेशल लाइब्रेरी है तो ये एक रीजन होता है कि आप क्लासिफिकेशन विदाउट नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं कर पाओगे। कर भी दोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो इस वजह से ही चीज़ों को क्या किया जाता है, इस तरह से प्रायोरिटाइज किया गया है। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमें किस तरह से क्या प्रोसेस होता है क्लासिफिकेशन का। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो है इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है और वो क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि स्कोप क्या होते हैं क्लासिफिकेशन के। ओके, आपको बताना है कि स्कोप क्या होते हैं क्लासिफिकेशन के और मेथड्स क्या होते हैं क्लासिफिकेशन के। अगर आपको कुछ भी आइडिया है अबाउट क्लासिफिकेशन, जो भी हमने अभी तक समझा है, 3 क्लास हो चुकी है हमारी, उन तीनों क्लासेस से जो भी आपने समझा है वो आप इसमें हमें बता सकते हैं। अपने कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा। एनीथिंग जो आपको समझ आया, जितना समझ आया, जो आप चाहें लिखना वो आप लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन इसमें। अब लिखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? बिकॉज जब आप लिखोगे तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ेगा, अच्छा मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में क्या ही सुना है या समझा है। तो आपको जो पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, कुछ भी अगर समझ आ गया ना तो प्लीज़ क्लासिफिकेशन के बारे में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। उससे आपका जो माइंड है ना वो कुछ 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जब आप लिखोगे तो आपके माइंड में वो सेव रह जाएगा, आपकी मेमोरी जो है उसमें वो सेव कर लेगा। जैसे कि हमने आज भी सीखा था कि क्लासिफिकेशन, जब आप चीज़ों को समझ लेते हो, जान लेते हो ना, तो आपकी जो माइंड है ना उसमें कैटेगरीज बन जाती है, क्लासिफिकेशन हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो वो आपकी हेल्प करेगा। अगर कुछ और भी नहीं लिखोगे ना आप, तो सिंपल ये जरूर लिख दीजिएगा कि रंगानाथन जी ने कौन सी स्टेटमेंट दी है अपनी बुक प्रोलेगोमिनेटो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो दोस्तों क्लासिफिकेशन एक लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट नहीं है, याद रखो, ये एक सोचने का तरीका है। जब आप क्लासिफिकेशन सीखते हो ना तो आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो सिस्टमैटिकली सोचने के लिए। और जैसे कि रंगानाथन जी ने कहा, ये शार्प सोच बनाती है, आपकी थिंकिंग शार्प करती है, आपकी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी लेके आती है, आपके जो एक्सप्रेशन है उनमें एग्जैक्टनेस लेके आती है। और ये सब आप पॉसिबल हो पाता है क्लासिफिकेशन की वजह से। तो अगली बार जब आप कोई चीज़ देखो और सोचो ये किस ग्रुप में आती है, ये जरूर सोचना। किस कैटेगरी के बेसिस पे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ या ग्रुपिंग कर रहा हूँ, ये जरूर सोचना। तो ये जो हैबिट है ना आपकी, जो मैं बता रही हूँ, जब ये आपकी हैबिट बन जाएगी तो आपकी थिंकिंग का लेवल जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा आपकी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए। सिर्फ ये नहीं कि जॉब पानी है, जॉब पाने के लिए मत पढ़ो, थोड़ा सा नॉलेज पाने के लिए भी पढ़ो कि 4 इंसान बैठे हैं तो आप अपने चीज़ों को, अपने पॉइंट्स को उनके सामने रख पाओ। जब आप इतने लायक बन जाते हो ना तो जॉब आपको मिल ही जाती है। तो नॉलेज के लिए पढ़ो, सिर्फ जॉब के लिए मत पढ़ो। तो आई होप आपको ये अभी तक का जो चीज़ है वो आपको समझ आई होगी। जो हमने आज प्रोसेस किया वो आपको प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात की वो आपको समझ आई होगी। एंड अगर आपको चैनल अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आपकी लाइफ में ऐड कर सकती हैं, तो छोटा सा काम करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि वैल्यू ऐड हो रही है, आप कुछ सीख सकते हो, तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, नहीं लग रही तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। एंड एनी ओपिनियन, कोई सजेशन, एनीथिंग आपका है अगर, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ लिख भी सकते हैं। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपने अभी तक क्या समझा क्लासिफिकेशन से, क्योंकि यहाँ तक अगर आप ध्यान देंगे तो ये एक जो हिस्सा है वो कंप्लीट हो चुका है हमारी इस यूनिट का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन समझेंगे। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।